Welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this session, we will cover 2024 previous year questions. Metal oxides are basic in nature. Air expand on heating. Lime water turns milky on passing. Carbon dioxide, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralizes each other. If observation is represented by O and interference is represented by I, which of the following statement is करेक्ट? यहाँ पे हमें दो चीजें बताई गई हैं. एक है ऑब्जर्वेशन बेसिस पे जो आप देख के चीजों को बता सकते हो, और दूसरा है इनफेरेंस, मतलब उसको जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे समझ के जो चीजों को बताओगे. तो इसमें से कौन से ऑप्शन है जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और कौन से हैं जो इनफेरेंस बेस्ड है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक है नेचर में. एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एयर जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड हो रहा है. तो एयर अगर एक्सपैंड हो रहा है तो उसको आप देख सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन में आएगा. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड. लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा अगर आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हो. तो ये भी आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में आएगा. तो दो ऑप्शन बी और सी जो है ये ऑब्जर्वेशन में है. तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी सी. ऑब्जर्वेशन एंड इनफेरेंस में एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, सॉरी, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक है नेचर में, आप देख के उनको नहीं बता सकते हो. तो ये इनफेरेंस में है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेस ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये भी इनफेरेंस में आएगा. Which of the following is not a feature of alternate conception of science? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है alternate conception of साइंस का? अल्टरनेट कंसेप्शन का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है किसी कंसेप्ट को लेके. तो आइडिया आर स्टेबल, आइडियाज जो है वो स्टेबल होते हैं. आइडिया रेजिस्टेंट टू चेंज, आइडियाज को आप चेंज नहीं कर सकते हो. आइडियाज आर डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स. जो आइडियाज हैं वो ऑब्जर्वेबल फीचर से डेवलप होते हैं. और आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग. जो आइडियाज हैं वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रीजनिंग. तो इसमें ये वाला फीचर जो है वो गलत होगा. जो कॉज और इफेक्ट है वो आपके डेवलप होते हैं. यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत हो जाएगा. It is recommended that acid should be added to water for diluting the acid and not vice versa. Dilution of acid is highly exothermic reaction. ये रिकमेंड किया जाता है कि जो एसिड है हमेशा उसको वाटर में ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में ऐड किया जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एसिड का डाइल्यूशन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है. एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. हमेशा जो एसिड है उसमें आप वाटर को ऐड नहीं करते हो, वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए एंड आर आर ट्रू, and R is correct explanation of A. The rate of breathing in aquatic animals is slower than the land animals. ब्रीदिंग का जो रेट है वो एक्वेटिक एनिमल्स में, जो कि पानी में रहते हैं, उनमें स्लो होता है अगर हम उनको लैंड एनिमल्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं. प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. जो लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में अफेक्ट करता है. तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ठीक है, जो ब्रीदिंग का रेट है एक्वेटिक एनिमल्स में वो स्लो नहीं होता है, वो फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. और जो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे. The ceiling of cinema hall and concert halls are generally curved. जो सिनेमा हॉल्स होते हैं या जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनकी जो सीलिंग है वो हमेशा कर्व होती है. साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन. ये इसलिए होता है क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो कर्व्ड वाले एरिया पे स्ट्राइक करने के बाद पूरे हॉल में अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाती है ऑल डायरेक्शंस में. तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी. Which of the following are true regarding scientific investigation? Scientific investigation के बारे में कौन सा statement है जो true है? Results are not influenced by procedure. जो result है वो procedure से influence नहीं होते हैं. Social context में influence conclusion in many investigation. जो social context है वो influence कर सकता है conclusion को. Data and evidence are same. जो data है और जो evidence है, मतलब result आएगा, वो दोनों same होते हैं. There is no universal scientific method. या फिर कोई भी यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड जो है वो नहीं होता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा.
रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, प्रोसीजर से रिजल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उससे रिजल्ट पे भी अफेक्ट पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा, डाटा एंड एविडेंस दोनों ही सेम नहीं होते हैं, डाटा अलग फॉर्म में आता है, एविडेंस उसका अलग हो सकता है। द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडिसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो टंगस्टन से बना होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का यूज होता है। टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो टंगस्टन है उसका रेजिस्टेंस लो होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो रीजन इसमें गलत दिया है क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, लो नहीं होता, और मेल्टिंग पॉइंट इसमें लो होगा, हाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 3 identical holes are punched at different levels in a plastic bottle. एक प्लास्टिक बॉटल में अलग अलग लेवल पे 3 होल पंच किए। द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, और जो बॉटल है उसको पानी से फिल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या दिया गया है कि 3 होल्स दिए हैं जो कि अलग अलग लेवल पे हैं, अलग अलग हाइट पे हैं, और उस बॉटल को पूरा फिल कर दिया वाटर से। ठीक है, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट होल होगा, ठीक है, तो उसमें से जो पानी है वो मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम डिस्टेंस पे फॉल करेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो अदर होल्स हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम आउट विद ग्रेटर फोर्स। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट होल है वहां से ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ आएगा क्योंकि उस पर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट इक्वल फोर्स से नहीं होगा। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल falls at maximum distance, water from all holes। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट होगा, ए एंड डी फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी में, जो हार्ट के थ्रू होता है, हार्ट जब पंप करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता है, वो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर से फ्लो कर जाता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स, हार्ट वगैरह सब प्रेजेंट होता है, जो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो क्लोज होगा, साथ में इसमें लिखा है सिंगल सर्कुलेशन या फिर डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के सर्कुलेशन देखे जाते हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टैमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है जिसमें हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाए, उस वाले पोर्शन को या उस सर्कुलेशन को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड जो सिस्टैमिक सर्कुलेशन है वो होगा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी तक कैरी होता है। मतलब जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके बॉडी के हर पार्ट्स तक, हर ऑर्गन्स तक लेके जाती है, आर्टरी लेके जाती है, उस वाली सर्कुलेशन को बोलेंगे सिस्टैमिक सर्कुलेशन। तो इसलिए इसमें दो सर्कुलेशन हैं तो इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। A class 7 teacher planned to identify alternate conception of student in the topic adaptation in plants and animals. Which of the following set of strategies is best suited for this purpose? क्लास 7th की जो टीचर है उन्होंने प्लान किया है कि बच्चे में के अंदर जो कन्फ्यूजन्स होती हैं किस टॉपिक के रिगार्डिंग, अडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट्स जो है वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, तो इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो बेस्ट सूट करेगी। ड्राइंग चेकलिस्ट, इंटरव्यू पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर, इंटरव्यू और ड्राइंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका करेक्ट होगा। डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि जिससे आप पता, ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिससे आप पता लगा सकते हो कि बच्चे के अंदर किस टॉपिक में उसको प्रॉब्लम है। इंटरव्यू का मतलब है जिसमें वो 1-on-1 बात करके भी उस चीज़ को समझा सकता है या बच्चे के जो डाउट्स हैं उनके बारे में पता लगा सकता है। एंड ड्राइंग्स मतलब उसको ड्राइंग के थ्रू भी उसको वो समझा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा है जो अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो उसकी वजह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो हैं ये आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो। फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है प्लांट्स को पेस्ट से रेसिस्ट करने के लिए या पेस्ट से बचाने के लिए, जैसे इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए। तो इसमें सॉइल इरोजन है, नाइट्रिफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन है। तो इसमें फर्टिलाइजर्स या इसकी हेल्प से जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जिसमें सॉइल की जो अपर लेयर है वो फर्टिलिटी अपनी लूज कर देती है या वो फ्लो हो जाती है, जैसे फ्लड वगैरह आते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से नहीं होगा। नाइट्रिफिकेशन है कि उसमें नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें जैसे एनपीके वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो नाइट्रिफिकेशन हो सकता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है पानी के अंदर जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाएं, ये भी आपके एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो सकता है। और बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऐसे हार्मफुल मेटल्स या न्यूट्रिएंट्स का इकट्ठा होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो फूड चेन के थ्रू एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में भी मूव करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से हो सकती हैं। ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स, कार में जो ओडोमीटर होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। जो कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? ओडोमीटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ये रिलेशनशिप बताता है जो आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, ये साइंटिफिक थ्योरीज से फॉर्म होते हैं। दे कांट बी चैलेंज, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, मतलब अगर एक बार ये बन गया तो दोबारा से नहीं चेंज कर सकते हो। और दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, या फिर ये प्रोवाइड करते हैं एक फिजिकल फिनोमिना को, रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना जो आप देख रहे हो फिजिकली चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से जो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो आपके साइंटिफिक लॉज होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि साइंस जो है वो आपकी टेंटेटिव टेंटेटिव होती है नेचर में। अगर पुरानी इन्वेंशंस में अगर आप कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हो या जो थ्योरी है पुरानी वाली वो सही नहीं थी और आपने कुछ नई चीज़ को इन्वेंट किया है, तो आप उसको डिस्कार्ड करके नए उसमें ऐड कर सकते हो, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल प्लांट्स, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो सिर्फ बायसेक्सुअल प्लांट्स में देखा जाता है। तो बायसेक्सुअल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिसमें एक फ्लावर में सिर्फ एक मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, दोनों में से एक ही होगा। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, जो खुद से पॉलिनेशन होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर के जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है एक ही प्लांट में फर्टिलाइज होगा, या फिर एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में भी अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ठीक है। मतलब एक ही फ्लावर में अगर हो रहा है तो वो सेल्फ होगा, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है तब भी सेल्फ ही होगा। तो सिर्फ बायसेक्सुअल में नहीं होता है, यूनिसेक्सुअल में भी होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा। बायसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनमें मेल वाला पार्ट भी है, ठीक है, जिनमें मेल वाला पार्ट भी है, मतलब पॉलन ग्रेन्स भी है और फीमेल ओवरी भी है, स्टेमन भी है, ठीक है, पिस्टल भी है। तो ये दोनों तरह से पॉलिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही फ्लावर में अगर दोनों पार्ट हैं तो वो सेल्फ भी कर सकते हैं, और इसी फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू, विंड के थ्रू कहीं दूर जगह पे दूसरे सेम स्पीशीज के फ्लावर को भी पॉलिनेट कर सकता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो बेस्ट सूट करती है जिससे इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो सकती है, ठीक है। दो तरह की रीजनिंग हम पढ़ते हैं, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव।
डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जिसमें आपको सब कुछ गिवन होगा लेकिन आपको सिर्फ उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है या किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ में सिर्फ उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें क्या होता है, आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा, आपने जो भी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, लॉज, प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज, उसके बेसिस पे आपको कहाँ पे कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग में। तो फर्स्ट इसमें दिया है आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप बच्चे को बोलोगे कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको बताया जाए, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड है, ये इंडक्टिव को नहीं डिडक्टिव को बता रहा है। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, ये वाला इसमें करेक्ट होगा। इंडक्टिव रीजनिंग में आप कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो कि आप बच्चे को बोलोगे कि वेरियस एंगल्स, अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्शन को मेजर करना एक प्लेन मिरर के अंदर, वो एक किस चीज़ को बताता है, इंडक्टिव रीजनिंग को। वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सपेरिमेंटली बताना है तो ये भी आपका डिडक्टिव है। और सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पे ही आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हैं तो ये भी डिडक्टिव का पार्ट आएगा। द स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विद 2 eggs of a woman, the twins formed are। जो स्पर्म है, ठीक है, मैन के, वो फ्यूज कर रहे हैं 2 अलग अलग एग के साथ, ठीक है, मतलब एक ही वुमेन नॉर्मली एक एग प्रोड्यूस करती है लेकिन इस केस में 2 एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो वाले ट्विंस कौन से होंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 डिफरेंट एग है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, और इनको जो स्पर्म है वो फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्विंस फॉर्म होंगे उन ट्विंस को बोला जाता है फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से हैं, जो देखने में सेम नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सेक्स भी इनका डिफरेंट हो सकता है मैक्सिमम केसेस में, और इनका जो फेशियल फीचर्स हैं वो नॉर्मल सिबलिंग्स के जितने ही आपस में मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आइडेंटिकल, ऑप्शन में दिया गया है। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, जिसमें एक ही एग में एक स्पर्म फ्यूज करेगा और यही एग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो मतलब एक ही जेनेटिक मटेरियल, एक ही एग का जेनेटिक मटेरियल 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये वाले जो ट्विंस होते हैं इनको बोलते हैं आइडेंटिकल। ये देखने में भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं और इनका सेक्स भी ऑलमोस्ट केसेस में सिमिलर होता है, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो ये वाला जो जिसमें 2 एग हैं और स्पर्म उसको फ्यूज कर रहा है अलग अलग, तो वो होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे नॉट ट्रू होगा, ट्रू नहीं है वो बताना है। इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है, ये करेक्ट है, ठीक है। जो आपका ग्राउंड वाटर है अगर रेन होती रहेगी तो वो हार्वेस्ट करके उसको आप कंजर्व कर सकते हो। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, जो लोकल फ्लडिंग है एरिया में उसको रिड्यूस करता है। इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, ये ड्रेनेज प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि ये ड्रेनेज प्रॉब्लम्स को सही करने में हेल्प करता है, ना कि उनको क्रिएट करेगा। और इट कैन बी यूज और इरीगेशन फॉर क्रॉप्स, और क्रॉप को इरीगेट करने में भी हेल्प करता है। डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन क्लास हेल्प इन, ठीक है, सोशल साइंटिफिक इश्यूज पे डिस्कशन करने पे क्लास, अगर आप क्लास में डिस्कस करते हो तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है। डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर, बच्चे के अंदर आर्ग्यूमेंट स्किल्स को डेवलप करेगा। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, एक इशू पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव के बारे में बता सकता है। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़, जो सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़ हैं उनको एनकरेज करेगा। या अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस में जो रोल है सोसाइटी का उसको अप्रिशिएट करेगा। तो अगर आप सोशल मतलब इंटरेक्शन वाले स्किल्स को और साइंटिफिक वे में अगर उसको डिस्कस कर रहे हो क्लास में तो वो डेवलप करता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू। एक इशू पे आप अपने अलग अलग व्यूज उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि साइंस जो है वो एक इंक्वायरी है। इंक्वायरी का मतलब होता है जिस चीज़ में आप प्रोबिंग क्वेश्चंस करते हो और जिस चीज़ में आप खुद एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखते हो कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। बेसिकली जो आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो आप इंक्वायरी में ले सकते हो। क्लासीफाई द गिवन प्लांट इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, आप एक प्लांट को क्लासीफाई करोगे कि उनमें से हर्ब्स कौन से हैं, श्रब्स कौन से हैं और ट्रीज कौन से हैं। तो ये आपका इंक्वायरी बेस्ड नहीं है, ये आपका जनरल ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो सकता है। एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स, इसमें
सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप ग्राम सीड को अलग अलग एरिया में अलग अलग फैक्टर कंडीशंस में रखते हो तो आप उसमें देख सकते हो कि जो जर्मिनेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर आप पॉल्यूटेड सब्सटेंस उसमें ऐड कर रहे हो तो जर्मिनेशन नहीं होगा, अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो वो किस तरीके से कितना रेट में हो रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और एक इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 5 यूज ऑफ कोकोनट ट्री, ये 5 यूजेस हैं, ये रोट मेमोराइजेशन में आएगा। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स, वेनेशन का मतलब होता है कि जो लीव्स में अरेंजमेंट है मीन्स का, उसको वेनेशन बोलते हैं। तो लीव्स में किस किस तरीके के अरेंजमेंट है उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन भी एक्सपेरिमेंट में नहीं होता है। ये जेंडर रिस्पॉन्सिव पैडागोजी इन साइंस एंटेल, एक जेंडर रिस्पॉन्सिव पैडागोजी साइंस में किस चीज़ को बताता है? यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव नॉलेज लैंग्वेज, आप एक जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का यूज करोगे। एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप, और बच्चे को एंगेज करोगे कि इसमें से स्टीरियोटाइप को पहचानना। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि जो पुराने टाइम से प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो आगे फॉलो हो रही हैं उनका पता लगाना। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट होगा, आप सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करोगे जेंडर के लिए, और दूसरा इसमें स्टीरियोटाइप को भी एग्जामाइन करोगे। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाने से जेंडर जो स्टीरियोटाइप है वो फॉलो होता है। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन का या फिर असेसमेंट का यूज करोगे। ये एक आपका टीचिंग पैडागोजी में एक इफेक्टिव वे हो सकता है इवैल्यूएशन का, लेकिन ये जेंडर से रिलेटेड नहीं है तो इसीलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, फिर वो ग्लूकोज या क्लोरोफिल चाहिए, फिर वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा है। सेकेंड इज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका फूड मटेरियल है ग्लूकोज, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, तो वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें एसिड और बेस के बारे में हमें बताना है कि अगर टर्मरिक एज अ इंडिकेटर वहाँ पे है तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट में दिया है टर्मरिक कलर चेंज इन एसिड, अगर टर्मरिक को अगर आप एसिड में मीडियम में रखते हो तो उसमें कोई चेंज कलर में नहीं आएगा, अगर वो बेसिक मीडियम में होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन में। सेकेंड है चाइना रोज, चाइना रोज में डार्क पिंक है अगर वो एसिड में है, और वो बेस में अगर होगा तो वो प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर को। तीसरा है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन आपका एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। लास्ट है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऑरेंज कलर का प्रोडक्शन करेगा और पिंक होगा बेस में, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन, जब आप फायर या कैंडल को बर्न करते हो, ठीक है, उससे क्या होता है, जो कलर है फ्लेम का वो किस किन किन चीज़ों पे किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है मतलब आप उसमें जलाने के लिए किन किन सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप कोल का यूज़ कर रहे हो एज अ फ्यूल, अगर आप वुड का यूज़ कर रहे हो तो वो अलग अलग तरीके के फ्लेम का प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीजन सप्लाई भी इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई है वही बताता है कि फ्लेम जो है वो कैसे कलर का होगा। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसका फ्लेम पे इफेक्ट नहीं होता है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ये इससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। Which of the following factor are responsible for generation and flow of winds on the earth? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं विंड जो अर्थ पे फ्लो होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो लैंड और सी ओशियन जो है वो किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कि जो अर्थ है वो अनइवन हीट कर रही है, ठीक है, इक्वल हीट नहीं है। कई बार जो वाटर है वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, कई बार लैंड ज़्यादा शो कर रहा है, तो वो फ्लो करता है विंड्स का। और अनइवन हीटिंग ऑन द ओशियन सेम है, अगर जो ओशियन वाले पार्ट है वो भी अनइवन हीट शो कर रहे हैं तो भी विंड रिस्पॉन्सिबल है। तो ए एंड बी आर करेक्ट। बाकी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन से विंड का कनेक्शन नहीं है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी विंड का प्रोडक्शन नहीं करते। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13, यहाँ पे कोई
एलिमेंट दे रखा है A जिसका एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है, और 13 आपको पता है 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट दिया है B जिसका एटॉमिक नंबर है 17, और 17 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। द केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड फॉर्म्ड A एंड B कुड बी, अगर A एंड B को अगर आप साथ में इंक्लूड करते हो तो ये कौन सा फार्मूला प्रोड्यूस करते हैं? तो एल्यूमिनियम का आपको पता है इसकी वैलेंसी में जो है वो +3 आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो क्लोरीन है उसमें होता है Cl नेगेटिव, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? A यहाँ पे एल्यूमिनियम है जो A रिप्रेजेंट किया है, तो ये 3 होगा, और क्लोरीन इसमें 1 है, तो आप सिर्फ क्लोरीन Cl भी लिख सकते हो, और क्लोरीन की जगह पे B है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A3B। Which of the following statement is not true regarding the conduction of heat? Conduction of heat के बारे में कौन सा statement correct नहीं है? Conduction is faster in solid than liquid. Conduction जो है वो faster होता है solid में in comparison to liquid. ये correct statement है क्योंकि solid में जो particles हैं वो आपके compactly packed होते हैं in comparison to liquids. Two objects should be in contact with each other for heat flow. ये भी correct है, अगर दो object साथ में contact में है तो वो heat flow को maintain रखते हैं। और कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, जो कंडक्शन है वो गैसेस में नहीं होता है, ये गलत है, गैसेस में भी होता है लेकिन बहुत ही स्लो होगा, जैसे हमने पढ़ा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में और गैसेस में उससे कम होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, और जो सारे मटेरियल हैं उसमें सेम वे से हीट फ्लो नहीं होता, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कुछ हैं जो कंडक्शन ऑफ हाई कंडक्शन को शो करते हैं, कुछ लो कंडक्टिविटी को शो करते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड के वॉल्यूम से 1/4 पार्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है, एंड व्हेन पुट इन लिक्विड outside the liquid when put in liquid A and 3/4 part of the volume outside the liquid when put in liquid B, ठीक है, जब वो लिक्विड B में उसको डाला तो उसका जो 3/4 पार्ट है वो उसका फ्लोट करेगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा पार्ट उसका बाहर है और यहाँ पे ज़्यादा पार्ट उसका अंदर है, ठीक है। तो इसमें जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड A इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, और बोथ लिक्विड हैव सेम डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड B इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड A, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो ये डिपेंड करता है वॉल्यूम किस चीज़ पे, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी जहाँ पे ज़्यादा पार्ट उसका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी जो है वो लिक्विड की वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ए जहाँ पे वो कम कर रहा है। Sunita drops a piece of potassium metal in a beaker of cold water and notes down the observation. सुनीता ने एक ड्रॉप अ पीस ऑफ पोटाशियम मेटल को एक बीकर में डाला कोल्ड वाटर के साथ, और उसकी ऑब्जर्वेशन नोट की, तो इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो पोटाशियम जो है वो आपको पता है हाईली जो है वो मतलब एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, वाटर के साथ वो वायलेंटली एक्ट करेगा, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर वो वायलेंटली एक्ट कर रहा है तो वहाँ से एनर्जी का रिलीज होगा, ना कि वो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को, तो सेकंड इसमें गलत स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, इट विल बी एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा और पॉप का साउंड भी इसमें सुनने को मिलता है। The purpose of divergent question in classroom, science classroom can be, जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस है, डाइवर्जेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रेड होते हैं बहुत जगह पे, मतलब फॉर्म में आप देख सकते हो उनको, ठीक है। तो क्लासरूम में उनका क्या पर्पस है? टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराना, तो ये करेक्ट होगा। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में एक कॉम्पिटिशन या जो मिसमैनेजमेंट है वो क्रिएट करवाना। टू डेवलप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डेवलप करवाना। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड इंडिविजुअल, गिफ्टेड इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना, ये गलत है क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के चलते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं तो हर बच्चा इक्वल है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंसेप्शन, बच्चे के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसका पता लगाना। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, जो साइंस है उसकी जो सब्जेक्टिविटी है उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो इसमें ए सी एंड ई ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सी एंड ई।
ठीक है, साथ में ये सॉरी एफ भी करेक्ट है क्योंकि ये अप्रिशिएट करता है सब्जेक्टिविटी इन साइंस। ठीक है, साइंस की जो सब्जेक्टिविटी है मतलब उसका क्या पर्पस है पढ़ाने का साइंस का, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से वो भी अप्रिशिएट होता है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मिरर्स हमें बताना है कि कौन सा मिरर है जिसकी नेचर ऑफ इमेज क्या है और साइज ऑफ इमेज क्या है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ इमेज में दिया है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो इमेज जो वर्चुअल है और इरेक्ट है और सेम एज ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज उसका होता है। तो ये वाला जो इमेज है, इस इमेज ये इमेज शो होता है प्लेन मिरर में। सेकेंड है रियल एंड इन्वर्टेड, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो ये शो होती है कनकेव मिरर में। सेकेंड है रियल एंड इन्वर्टेड लेकिन एनलार्ज। तो इसमें कनकेव मिरर के हम दो चांसेस पढ़ते हैं, दो केसेस पढ़ते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, पास में है, दूर में है। तो इसीलिए सेम एज ऑब्जेक्ट और एनलार्ज इसमें हो सकते हैं, तो ये भी कनकेव मिरर में ही आएगा। और लास्ट है वर्चुअल एंड इरेक्ट लेकिन डिमिनिश्ड। जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा पास में या डिस्टेंस उसका इक्वल नहीं होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं होगा, तो इसमें आएगा आपका कन्वेक्स मिरर। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। थैंक यू।